अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त नाजरीन अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबात के हवाले से उनका एक फ़ैसला सामने आया, उस पर कई सियासी जमातें जो हैं वो खुश नज़र नहीं आ रही। फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इंतखाबात जनवरी में मुमकिन हो सकेंगे और इंतखाबात के लिए फ़ौज दस्तयाब होगी या नहीं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने वतन वापसी के हवाले से 21 अक्टूबर की तारीख का ऐलान कर रखा है और वतन वापस आने से पहले वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा जो हैं वो कौमी मुजरिम हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो PDM की इत्तेहादी हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब जो सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगा रही हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाहती थी बल्कि वो हुकूमत चाहती थी और पीपल्स पार्टी अगर उस वक्त इलेक्शन चाहती तो इंतखाबात हो जाते। इसी के साथ साथ पीपल्स पार्टी फिर मौलाना फजल रहमान साहब के बयान को मुस्तरद करती है। लेकिन इसी के साथ साथ हम दूसरी जानिब अगर देखें तो मुल्क में मुख्तलिफ जो डिप्लोमेट्स हैं वो इदारों के सरबराहान से मुलाकातें कर रहे हैं। हमने देखा कि अमरीकी सफ़ीर हाल ही में एक हफ़्ते के दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान भी गए, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने देखा कि डिप्लोमेट्स की मुलाकातें हुई। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखें कि इसराइल के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बयान दिया है कि सऊदी अरब के बाद अब मज़ीद जो 7 मुस्लिम ममालिक हैं वो भी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। तो ये इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और चेयरमैन सेनेट डिफेंस कमेटी सैयद मुशाद हुसैन। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। हम शुरू करेंगे इंतखाबात से कि इस वक्त जनवरी का एक महीना जो है वो सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, लेकिन अभी भी सवालात उठ रहे हैं। आपको लग रहा है कि जनवरी में आम इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए बड़ा वाज़ेह है, आइन भी बड़े वाज़ेह है, सूरत हाल भी बड़े वाज़ेह है। इलेक्शन के अलावा क्या चाह रहा है? इलेक्शन की मुतालबा तो बड़ी देर से चल रहा है, बल्कि जो डेट दी थी कोर्ट ने उससे डिले हुआ। तो अब तो इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर पहली दफ़ा ऐलान किया है कम से कम कि जनवरी 2024 में होंगे। तो मेरे ख्याल में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कानूनी तकाज़े भी पूरे हैं। गो के सियासी सूरत हाल अभी तक वाज़ेह नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान में चलता रहता है। इंस्टेबिलिटी पिछले 2 सालों से चल रही है। तो मेरे ख्याल में इलेक्शन के ज़रिए कम से कम वो जो 2-2.5 साल से अदम इस्तेकाम है उसमें कोई सूरत हाल सेटल डाउन तो होगी। और वैसे भी मैं समझता हूँ मजमूई तौर पर हालात ज़रा सेटल डाउन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। नया चीफ जस्टिस आए हैं काजी फैज़ ईसा साहब, और वो लोग बड़े उनको खैर मकदम किया है। ताज़ा हवा का एक झोंका है, इज़ अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। वो उनका पॉलिटिकल DNA भी ठीक है। उनके वालिद साहब ने कायदे आज़म से काम किया था। उन्होंने तो फैज़ाबाद धरने वाला केस भी रख दिया। कानून की बालादस्ती में यकीन रखते हैं और वो आइन और जमहूरियत की पासदारी में करते हैं। तो ये अच्छी बात है और फुल कोर्ट से उनको सबको शामिल भी कर रहे हैं। फिर ये जो इलेक्शन डेट भी आ गई है, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये जो इलाकाई सूरत हाल है कि पहली दफ़ा हिंदुस्तान कटहरे में खड़ा है, तो पाकिस्तान को बैरूनी दबाव नहीं, अब हमारे सारे जो मसाइल हैं और IMF का भी जो मुआहदा हो गया है, तो कुछ इस्तेकाम की तरफ, ठहराव की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शंस को इनको कर देना चाहिए ताकि एक रास्ता मिले और लोगों को ये जो है ना कंफ्यूजन ये ख़त्म हो। लेकिन मुशाहिद साहब 90 रोज़ के अंदर तो इंतखाबात नहीं हुए। अगर आप जनवरी को देखें तो 90 रोज़ आइन की खिलाफ वर्जी तो हुई। तो आप रिस्पॉन्सिबल किसको समझते हैं फिर? आइन की खिलाफ वर्जी में मेरे ख्याल में सियासी जमात भी शामिल थी उस वक्त। सियासी जमात नहीं, सियासी जमातें। अच्छा, उन्होंने खुद कहा कि जी अभी मुमकिन नहीं पंजाब का इंतखाब, अभी मुमकिन नहीं खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब। तो आप उसमें शामिल थे क्योंकि उन्होंने खुद उस वक्त कहा। तो अब अगर इलेक्शन डेट आ गई, अब तो उनको वेलकम करना चाहिए। वही लोग जो उसको कह रहे थे कि इलेक्शन मुमकिन नहीं, और अब अगर इलेक्शन मुमकिन हो गए हैं फाइनली, तो उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मुशाहिद साहब आपको याद होगा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था तो उस वक्त ये वज़ारत दिफा की जानिब से भी एक बयान आया था कि इस वक्त फ़ौजी जवान जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे, जो मुल्क में सियासी एक सिक्योरिटी की सूरत हाल है। इस वक्त अगर आप देखें खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, वहाँ पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, आपको लगता है कि इंतखाबात के लिए फ़ौज दस्तयाब होगी? देखिए जी, फ़ौज हो या सिक्योरिटी इदारे हों या पुलिस हो या पैरामिलिट्री हो, हमारी माशाल्लाह 10-12 लाख के पीपल अंडर आर्म्स हैं, 5-6 लाख की फ़ौज है, फिर पैरामिलिट्री इतनी बड़ी है।
तो बेसिकली लोग चाहते हैं कि वर्दी में लोग हों, तो वो वर्दी खाकी हो सकती है, कोई ब्लू भी हो सकती है, कोई ग्रे भी हो सकती है, तो वो दस्तयाब हो जाएंगे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमारी फौज गई थी कतर में वर्ल्ड कप में, उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी। तो जब ज़रूरत पड़ती है और जब हम चाहें तो हर चीज़ हो सकती है। लेकिन इस वक्त मुशाहिद साहब अगर आप देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बड़ी बातें हो रही हैं। आप समझते हैं कि किसी एक सियासी जमात को साइडलाइन किया जा रहा है, -1 होने जा रहा है, या जो पीपल्स पार्टी जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है, आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल बन रही है कि किसी सियासी जमात को दीवार से लगाया जाए और एक सियासी जमात के लिए माहौल बनाया जाए? देखिए जी, पाकिस्तान की तारीख देख लें, मैं मुख्तसर बताता हूँ आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, जो जुडिशल मर्डर था, सियासी बुनियाद पर, और इलेक्शन भी पोस्टपोन हो गए 6 साल। फिर जब जनरल ज़ियाउल हक सीन से बाहर हुए तो 3 महीने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होगी। हालांकि उस वक़्त ISI ने उनके खिलाफ IGI बनवाई, उनको रोकने की कोशिश की, उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन भी हुआ। तो एक ये है। दूसरा, मियाँ साहब को बाहर भेजा भी गया, मियाँ साहब को रोका भी गया, लेकिन जब इलेक्शंस हुए वो वापस आए तो इलेक्शन जीत गए। तो सियासी जमात, सियासी कायदीन को आप डंडे के ज़रिए, डिस्क्वालिफिकेशन के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकते। उनका वजूद, उनकी बुनियाद, उनका ज़िंदा रहना या उनका सियासी ख़ात्मा बैलेट बॉक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी मुशाहिद साहब अगर आप देखें तो मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को वतन वापसी का ऐलान कर रखा है। आप समझते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, नैब केसेस जो हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं, आप समझते हैं कि मियाँ साहब के लिए माहौल साजगार है, उनको वतन वापस आना चाहिए? ये तो उनकी गालिबन उनकी टीम उनसे मशवरा कर रही है, ये वो बेहतर जानते हैं कानूनी हवाले से। मैं तो सिर्फ सियासी बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये है कि पिछली गवर्नमेंट जो 1.5 साल हमने किया, उससे हमें नुकसान तो पहुँचा है ना। कि हमारा एक बयानिया था, वो बयानिया तो इमरान खान ने ले लिया। सही। फिर जो कारकर्दगी थी वो भी गड़बड़ हो गई, और अभी इलेक्शन में नुकसान होगा आपको इसका। तो हमारा जो बेस था वो कमज़ोर हुआ है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही कारनामा था कि इमरान खान जो उस वक़्त जब निकाला गया था वो ज़ीरो था, वो ज़ीरो से वो हीरो बन गया। और मकबूल हो गया। तो इसका आपको नुकसान होगा इस इलेक्शन में? मेरे ख्याल में हमें कोई नई हिकमत अमली तैयार करनी होगी कि अवाम को अपना केस अपना सेल करें। और सिर्फ बयानिया नहीं होता, बयानिया सिर्फ ये नहीं कि लफाजी है, बयानिया ये होता है आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, और आप अपना बताएं कि हम, और आपका विजन क्या है। एक आपने जो माजी में किया, क्या कारकर्दगी थी, और आप आइंदा क्या विजन दे रहे हैं। क्या आप बेहतर मुस्तकबिल की नवीद ला रहे हैं और कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जिसमें अवाम को रिलीफ मिलेगा। अभी तक तो है कि लोगों को, हमने कोई मुश्किल फैसले किसी ने नहीं किए, ना इमरान खान ने किए ना PDM ने किए। हमने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया है। लेकिन मुशाहिद साहब, आप डिप्लोमेटिक इशूज़ हों या फिर दिफाई इशूज़ हों, उन पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। मियाँ साहब अगर वापस आ रहे हैं तो आपको, आपके इल्म में भी होगा कि यहाँ पे एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद किसी डील के तहत आ रहे हैं, मुआहदे के तहत आ रहे हैं, जो दोस्त ममालिक हैं उनकी कोई रजामंदी या उनकी बातचीत शामिल है। आपको लगता है कि कोई डील, मुआहदा या दोस्त ममालिक का कोई हाथ है इसमें? देखिए जी, बी वेरी क्लियर, दोस्त हों या एस्टेब्लिशमेंट हों या पावर कॉरिडोर्स हों, हाँ, उनकी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है, उनका मफादात हैं, और वो उनके बैरूनी ममालिक के कौमी मफादात हैं और हमारी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के और पावर कॉरिडोर्स के सियासी और अपने जो लोकल मफादात हैं, उस पर डिपेंड करता है। वो ये नहीं कि कोई ऐसी डील साइन होती है, निकाह नामा, जिसमें कोई कि हाँ जी ये होगा, क्लॉज A, क्लॉज 2, क्लॉज, नॉट एट ऑल। ये कोई डील शील नहीं होती। नजरिया ज़रूरत काम होता है, नजरिया ज़रूरत के तहत होगा अगर वो समझते हैं कि इनकी ज़रूरत है। लेकिन वो भी अप टू अ पॉइंट होता है ना। आफ्टर ऑल वोट देने तो अवाम जाएंगे ना, वोट तो देंगे, और कुछ तो वोट का फ़र्क पड़ता है ना। सर वो तो पड़ता है, लेकिन आपके इल्म में होगा कि यहाँ पर पार्लिमान के अंदर या बाहर भी ये बातें हो रही हैं कि अभी भी जो मुख्तदर हलके हैं उनको छोटे मियाँ साहब कबूल हैं, बड़े मियाँ साहब अभी भी कबूल नहीं है।
देखें जी, ये एनओसी की पॉलिटिक्स 1970 का इलेक्शन था। उन्होंने प्लान किया था, उनकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त की इंटेलिजेंस ने, कि भुट्टो साहब को हमने 30 सीटें देनी है, मुजीब को हमने 50 सीटें देनी है और एक खिचड़ी पकानी है। उसमें कहा था हमने कोई मुस्लिम लीग के लोगों को दे देंगे सीटें, कुछ जमात इस्लामी को दे देंगे और उस खिचड़ी में हम फैसला करेंगे। वो फेल हो गया सारा प्लान जब अवाम ने वोट दी। फिर आप 1988 में यही प्लान बना कि पीपल्स पार्टी को साइड करेंगे और वो एक और हम IGI बनाई गई, सबको 9 सितारे, फिर वो पार्लियामेंटेरियन बन गई, वो पार्लियामेंट सारा हो गया, फिर वो सारा कुछ किया। तो 1977 में भुट्टो साहब ने प्लान किया था 2/3 मेजॉरिटी होगी और ये सब पार्टी बिखरी हुई हैं। रातों रात 9 सितारे बन गए, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद PNA, और वो मुकाबले में आ गई। सारी सिचुएशन चेंज होगी, भुट्टो साहब का प्लान चेंज हो गया। तो वो मुझे याद आ गया, मेरे वालिद साहब बड़ा जिक्र करते थे, एक कुरान की आयत है, वो मकरू व मकरुल्लाह व अल्लाहुल खैरुल माकिरीन। उन्होंने मनसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने अपनी मनसूबाबंदी की, बेहतरीन मनसूबाबंदी करने वाला है। ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। हम भूल जाते हैं, जितने प्लान बनाते हैं कुंजी अल्लाह ताला के हाथ में है। तो ये जो है ना कि ये होगा तो वो होगा तो वो होगा, ये इलेक्शन बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो इंतखाबात से पहले आप देख रहे हैं कि चेयरमैन PTI जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे? ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखें जी, PTI का वोट बैंक है, PTI को आप माइनस नहीं कर सकते, और PTI के बगैर इलेक्शंस क्रेडिबल नहीं होंगे। ठीक है ना, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया ना। वो तो फिर वही है कंटिन्यूएशन। अगर इलेक्शन कराने हैं, वो कहते हैं ना, वुमन कैन नॉट बी हाफ प्रेग्नेंट, या तो या तो करें। सो इसमें आपको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन मुशाहिद साहब, इसी के साथ साथ अगर आप लेकिन मेरे ख्याल में वो जो PTI है या इमरान खान साहब है, उनका भी जो लड़ाई है या गड़बड़ है विद द एस्टैब्लिशमेंट, मैं तो किसी फॉरेन जर्नल डिप्लोमेट ने मेरे से पिछले दिन पूछा, वेस्ट का आया था, क्या ख्याल है आपका? क्या? मैं क्या, इट्स अ क्वारल अमंग लवर्स। मैं क्या, आशिक और माशूक की लड़ाई है, उसमें कभी सुलह भी हो सकती है, उसमें माफीनामा भी हो सकता है, और वैसे भी इस्लाम में तौबा की गुंजाइश तो है ना। तो ये चीजें होते हुए देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान सियासत तो नाम ही है मुमकिनात का, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुशाहिद साहब, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस वक्त ये मेरा मुशाहिदा है, जी बिल्कुल, मेरा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, जनरल फैज़ साहब, वो कौमी मुजरिम हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला होगा? ऐसी सियासी सूरत हाल में, मुल्की जो सूरत हाल है उसमें इस तरफ जाने का फैसला दुरुस्त होगा? 1999 में मैं वज़ीर इत्तलात था। मई 1999 में साउथ अफ्रीका के बड़े अजीम लीडर नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आए और 27 साल जेल में रहे थे। उनसे बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई थी और उनको ह्यूमिलिएट भी किया गया था और रिकॉर्ड था, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भी रहे। मैंने उनसे पूछा, मैं कि आपके ख्याल में एक सियासी लीडर और स्टेट्समैन की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, क्या उसकी शख्सियत में होना चाहिए? कहते जेनरोसिटी, दिल बड़ा, फराग दिली होनी चाहिए। हज़रत अली से पूछा गया जी, जो इतने अजीम सोच वाले थे और उनके इंटेलेक्ट के बारे में सब सीखते हैं उनसे, कि एक तरफ जस्टिस है कि किसी ने गलत किया आपसे, आप उसका इंतकाम भी लें, उसको आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ। दूसरी तरफ जेनरोसिटी है, लेकिन मैं जेनरोसिटी चूज करूंगा। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। अगर हम माजी में फंस जाएंगे, हाँ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, मियाँ साहब का गिला जायज़ है, मियाँ साहब का गुस्सा जायज़ है, मियाँ साहब से ज़्यादती हुई। 2017 में आपको पता है मैं उसको पार्लियामेंट में था, सेनेटर, मैं वाहिद था मुस्लिम लीग नून में जिसने उसको 2018 में आवाज़ उठाई। PTI की गवर्नमेंट थी, ज़्यादा लोग नहीं बोल रहे थे हमारे, क्योंकि कई लोग फैज़याब होना चाह रहे थे या कोई और मसले थे, शायद मसलियत के तहत। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मियाँ साहब के खिलाफ सॉफ्ट कू हुआ है और ये सॉफ्ट कू एस्टेब्लिशमेंट ने कराया है थ्रू द कोर्ट्स। और मैंने ये भी कहा, जब मियाँ साहब को जेल डाला गया तो मैंने तकरीर में कहा कि मियाँ साहब सियासी कैदी हैं,
क्योंकि सियासत की वजह से वो कैद में आए। इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर। बल्कि उसको कायदे ऐवान था शिबली फराज साहब, हमारे दोस्त हैं, वो खड़ा हो गया, वो क्या बात कर रहे हैं मुशाहिद साहब, सियासी कैदी, नवाज शरीफ के खिलाफ तो ये केस है, वो केस है, नैब। मैं कहा छोड़ो यार, ये सब फ्रॉड है। इशू था उनकी सियासत की वजह से वो उनको अंदर किया गया, उनको निकाला गया। इट्स अ पॉलिटिकल केस, ही इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, सियासी कैदी। और मैंने तो उसको मियाँ साहब को भी कहा था कि जब ये इश्यूज आ रहे थे कि नैब ने उनके खिलाफ एक झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि 400 अरब का उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है हिंदुस्तान के साथ। मैंने कहा ये तो केस बनता है उनके खिलाफ। चेयरमैन नैब उस वक्त जो था, आप करें, रेफरेंस फाइल करें, फैसला भी हो गया, बल्कि मैंने कुछ ड्राफ्ट भी कर दिया। उन्होंने कहा, बाद में उनके वकील जो थे वो डर गए। तो आप मशवरा देंगे मियाँ साहब को कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए फिलहाल? मैंने तो मैंने अपनी, आपने मेरा राय पूछी है, मैंने राय दे दी है कि नहीं जाना चाहिए। माजी की मिसालें मौजूद हैं। फुल ऑफ चॉइसेस। और दूसरी बात है कि आप वो काम ना करें जो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड फार्मूला है। ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड। आपने यही काम जनरल मुशर्रफ के साथ कोशिश की। बिल्कुल। क्या हुआ? उसको प्रोटेक्ट किया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया, उसकी सेफ्टी प्रोवाइड की और उनको सेफ एग्जिट दिया हमारी अपनी हुकूमत में। बिल्कुल। आपके सामने तो आप बेबस थे। क्या रह गया आपकी पोजीशन? वो याद नहीं आपको वो वाकया था, उसको के इंटीरियर मिनिस्टर गए तो एक एफसी के कर्नल ने उनको रोक लिया था कि सर आप आगे नहीं जा सकते। इस्लामाबाद की बात है। जी, फिर हमने एहसन इकबाल साहब को देखा कि वो नैब कोर्ट जाने नहीं दिया। एक कर्नल ने रोक लिया था, लेफ्टिनेंट कर्नल ने, सर यू कैन नॉट गो। हालांकि उनका बॉस इंटीरियर मिनिस्टर होता है। तो आप वो काम ना करें जो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है। आपने गलतियां तो नहीं मैं कहता, लेकिन जो भी है हम कोई नई चीज वो राह करें जिसमें कोई इम्कानात हो कामयाबी के। चेयरमैन माओ कहते थे, और मैं उनका बड़ा स्टूडेंट रहा हूँ चेयरमैन माओ का, नेवर फाइट अ बैटल विदाउट बीइंग श्योर ऑफ विक्ट्री। पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपने चीफ का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, चाहे जितना भी मुतनाज़े हो, चाहे जनरल याया खान हो, उसको भी फुल मिलिट्री ऑनर्स मिलेंगे। वो अलाउ नहीं करेंगे, अभी तक ये सिचुएशन नहीं आई, मैं कल का नहीं कह सकता कि वो कोई बाहर का बंदा सिविलियन उनके फौजी को ट्राई करे। और आप देखें, मैं गया तुर्की, कू हुआ और हमने रेजोल्यूशन भी पास किया, तो मैं डेलीगेशन ऑल पार्टीज लीड करके गया अगस्त 2016 में यकजहती का इजहार करने सदर अर्दोगान के साथ। अर्दोगान ने 150 जनरल्स को अरेस्ट किया, हथकड़ी लगवाई, उनको ले आया टिकट आ रहे। बाद में जनरल बाजवा जब आए उधर हमारी पार्लियामेंट हमारा इनवाइट किया गया। पहले उन्हें हमें इनवाइट किया था डिफेंस कमेटी को, फिर हमने इनवाइट किया। रजा रब्बानी साहब चेयरमैन थे और अच्छी बात, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई 4-5 घंटे की। तो मैं क्या, जनरल साहब वो तो बड़ा रगड़ा मिल रहा है, कड़ियां लग रही हैं जनरलों की है। उसने बड़ा जवाब दिया जनरल बाजवा ने, बड़े खुल के, बड़ा सही जवाब था। मैं क्या, देखें जी, अर्दोगान कैन डू दिस बिकॉज ही हैज डिलीवर्ड एंड द पीपल आर फुली बिहाइंड हिम। उधर लोग टैंकों के सामने खड़े हो गए हैं। कहता है इधर भी अगर हो, आपने डिलीवर किया हो और आपके साथ सारे अवाम हो। हमारे यहाँ क्या है, जब मियाँ साहब के खिलाफ सॉफ्ट कू हुआ तो इमरान खान ने मिठाइयाँ बांटी। जब इमरान खान के खिलाफ सॉफ्ट कू हुआ, हमने मिठाइयाँ बांटी, हमारे लोगों ने, बीडीएम ने। तो हम तो बड़े खुश हुए। तो जब फौज आपके हक में काम करती है तो हम कहते हैं बहुत अच्छी एस्टेब्लिशमेंट, जिंदाबाद। और जब आपके मुखालफिन का साथ देती है तो फिर हम वो हिट जाता है। तो ये जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे, रूल्स ऑफ द गेम सियासतदानों में, सियासी जमातों में नहीं बनेंगे, बेसिक असूल पर के हमने ये काम करना है अबव आर जाती कंसिडरेशंस, ट्राइबल सोच से निकले बाहर। ये पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म है। लेकिन सर आप समझते हैं कि जो मुशर्रफ साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा, वो कोई इतना पॉपुलर डिसीजन नहीं था उस वक्त, हुकूमत को उस तरफ नहीं जाना चाहिए था? मेरा तो व्यू है, मेरा तो अपना पर्सनल व्यू रहा है और मेरी पर्सनल लाइफ भी ऐसी है कि आप फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो। लाइफ में अप्स आते हैं, डाउन्स आते हैं, आपको रगड़ा भी मिलता है, आपको फ़ायदे भी पहुँचते हैं। तो आपको वो देखना चाहिए कि क्या चीज़ है जो मुल्क की मफाद में और अवाम की मफाद में है। ठीक। अगर आप इस काम में पड़ जाएंगे तो आप तो फिर गवर्नेंस तो नहीं कर सकते ना। नहीं कर सकते। ठीक। फिर तो आपने वो फ्यूचर चीफ जस्टिस का मुकदमा करना है, साबिक आर्मी चीफ का मुकदमा करना है। ठीक। तो वो
अगर ये काम ऐसे चलेगा तो वो तो मिलिट्री कू हो जाएगा। ठीक है मुशाहिद साहब, अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुशाहिद साहब, इस वक्त जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगा रही हैं। मौलाना साहब के बयान का हमने जिक्र किया, आप बताएंगे पार्लियामान के अंदर आप मौजूद थे कि ये पीडीएम की हुकूमत कैसे तश्कील पाई, कौन हक में था, कौन मुखालफत में था? देखिए जी, बात ये, मैं तो उसमें शामिल नहीं था जी, तो मैं अपना मुशाहिदा ही दे सकता हूँ जी। बस ये सबको पता है कि इमरान खान का भी जो इशू था वो लड़ाई उसकी बाजवा से हुई और उसके बेनिफिशरी हम बने। सबसे बड़ी मैंने देखी है हुकूमतें या लीडर क्यों जवाल आता है, उसका एक इशू ही है तकब्बर, जो कुरान शरीफ में भी है। जिस दिन इमरान ने कहा ना कि मेरा कोई मुतबादल नहीं, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू मी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, मैंने कहा अब ये गया। उनका ख्याल था कि वही मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने मियाँ साहब को निकाला है वो वापस उन्हीं लोगों को नहीं लेके आएंगे मेरे खिलाफ। लेकिन वो गलत था। उन्होंने जिस तरह वो सॉफ्ट कू हुआ मियाँ साहब के खिलाफ जिसमें जुडिशरी इस्तेमाल हुई, तो ये सॉफ्ट कू हुआ इमरान खान के खिलाफ जिसमें पार्लियामेंट का रोल था। तो पीडीएम को वही लेकर आए सर? अब बिल्कुल उनके साथ मिलके साथ है, जॉइंट ऑपरेशन था। वो तो क्लियर हो गया, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। जॉइंट ऑपरेशन वो तो दावा करते हैं ना कि हमने आईनी तरीके से तहरीक टेक्निकली स्ट्रिक्टो सेंस और टेक्निकली बिल्कुल सही है आईनी तरीके से। भुट्टो की फांसी भी कानूनी थी 4-3। भुट्टो की फांसी सुप्रीम कोर्ट ने की थी ना, 4 एक तरफ 3 एक तरफ, वो भी कानूनी था, लेकिन वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई। लेकिन सर आपके सामने है, जैसे हमने जिक्र किया कि मियाँ साहब ने खड़े होकर कहा कि बाजवा आपको जवाब देना होगा, बिलावल साहब कहते थे कि आप सिलेक्टर्स हैं, इमरान खान साहब को कहते थे चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन वक्त आया कि उसी शख्सियत को उन्होंने एक्सटेंशन दी और मुत्तफ़िका फ़ैसला था पार्लियामान का। तो आप क्या समझते हैं कि दबाव था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दोनों जमातों, तमाम जमातों के ऊपर? देखें जी, ये पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है। 1993 में 92 में बेनज़ीर को निकाल दिया गया था और किसी ने बेनज़ीर ने लॉन्ग मार्च हुई उस वक़्त मियाँ साहब के ख़िलाफ़। उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट शामिल थी, उन्होंने आंख मारी पीपल्स पार्टी को, लॉन्ग मार्च करें दिसंबर 1992 में। बेनज़ीर ने मैसेज भेजा ग़ुलाम इसहाक़ खान को कि मैं मिलना चाहती हूँ आपको जी। उसको लड़ाई थी, मियाँ साहब की लड़ाई शुरू हो गई थी ग़ुलाम इसहाक़ से। तो मियाँ साहब ने कहा, और ग़ुलाम इसहाक़ ने कहा उसे कह दो कि वो अगर आएगी मेरे घर तो मेरी बीवी उसको मारेगी। अच्छा। इतनी वो थी। लेकिन अल्लाह की शान, जब मियाँ साहब की और ग़ुलाम इसहाक़ की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि आपस में गुजारा नहीं था, तो वही ग़ुलाम इसहाक़ खान ने आसिफ अली ज़रदारी को जेल से लेके उनको, जिसके खिलाफ करप्शन चार्जेस थे, उनको वज़ीर बनाया। और बेनज़ीर ने जो इतना बड़ा यू टर्न लिया, तो ये ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें इक़्तिदार मिलेगा और हमारा दुश्मन ख़त्म होगा। तो पर्पस ये इस वक्त भी इसको तो यही था कि इमरान खान हट जाएगा और हमें इक़्तिदार मिलेगा। जो बेनज़ीर ने किया था 93 में, वही पीडीएम ने किया 2022-23 में। ये हिस्ट्री का हिस्सा है, मैं आपको फ्रैंकली बात कर रहा हूँ। तो ये उसका वही इस्टेब्लिशमेंट ने जब भुट्टो को रोकने की कोशिश की 1970 के इलेक्शंस में, और जब हालात इतने ख़राब हो गए तो उन्होंने भुट्टो को जहाज़ भेजा कि आप वापस आएँ और प्राइम मिनिस्टर बने और मुल्क को बचाएं। लेकिन इस वक्त मुशाहिद साहब अगर आप देखें तो मोहम्मद अली दुरानी साहब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने सदर साहब से मुलाकातें की हैं, सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या नज़र आ रहा है? मेरा कोई आइडिया नहीं, मेरी ना उनसे मुलाकात हुई है, ना मेरी कोई मालूमात है इस सिलसिले में। अच्छा, तो इस वक्त हम अगर देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके बड़े करीबी ताल्लुकात रहे हैं, आपके दोस्त हैं वहाँ पर, आप डिफेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं। जो इस्टेब्लिशमेंट और सियासत जमातों का ताल्लुक है, उनको कोई ज़रूरत नहीं होती थर्ड पार्टी से, वो डायरेक्ट डायलिंग कर सकते हैं सब। अच्छा। अननोन नंबर हर एक के पास। सर लेकिन कोई नुमाइंदा भी तो होता है। नहीं, किस बात की नुमाइंदगी? ठक ठक ठक। अच्छा। जब डील होनी थी तो कोई बाहर के लोग आए थे। जब इमरान खान की डील हुई थी तो वो जहांगीर खान तरीन के घर मीटिंग्स होती थी।
सबको पता था जो धरना हुआ था 2014 का मियां साहब के खिलाफ, उसके पीछे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, सारी मीटिंग्स होती थी ISI की जहांगीर खान तरीन के घर में। अच्छा हाँ, लेकिन इस वक्त सर जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, फिर आप खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक साहब का ग्रुप देखें, आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मदद से जमातें बन रही हैं? मेरे ख्याल में किसी ने आशीर्वाद तो दी है ना, किसी ने आंख तो मारी है। अच्छा मेरा ख्याल किसी ने आंख मारी है। लेकिन फिर सर 2024 के इंतखाबात पर सवालात नहीं उठेंगे? सियासी जमात बनाना हर एक का फ़र्ज़ है, हर एक का हक है, और उस सपोर्ट, अगर कोई सपोर्ट मांगना, देखें ना, एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती है तो आप भी सपोर्ट कबूल करते हैं ना। वन वे ट्रैफिक तो नहीं है ना। नहीं है। आप कहते हैं हमें सपोर्ट करें जी, हमें तबकी दें जी, तो वो दोनों तरफ चाहिए, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आपकी मर्जी से होता है, जैसे कहते हैं रिश्वत देना रिश्वत लेना, तो सिर्फ दोनों का है ना, बोथ आर इन्वॉल्व्ड। ठीक है मुशाहिद साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो जो इसराइल का हमने जिक्र किया था उस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नाज़रीन जो इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने बयान दिया है उस पर हम बात करेंगे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुशाहिद साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो अगर आपकी नज़र से भी गुजरा हो, इसराइल के वज़ीर ख़ारजा ने यह बयान दिया है कि सऊदी अरब के बाद अब मज़ीद 7 मुस्लिम ममालिक हैं जो उनको तस्लीम करने जा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम करने की तरफ जा रहा है? हरगिज़ नहीं, अभी कोई उसका इम्कान नहीं है। हमारी पॉलिसी पहले की बनी हुई है। ठीक है। हमारी पॉलिसी 2 इश्यूज़ पर कायद आज़म ने बनाई थी पाकिस्तान बनने से पहले, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन। कश्मीर शारग जी, फ़लस्तीन के रेजोल्यूशन मुस्लिम लीग ने मार्च 1940 में पास किया था। तो हमारा ताल्लुक OIC, सऊदी अरेबिया, अरब लीग से नहीं है जी। 22 अरब ममालिक हैं, अभी उनमें से सिर्फ 5-6 ने तस्लीम किया है, जी। 10-15 और हैं, तो उस लिस्ट में वो और होंगे, वो कर लें। हमारा तो ये है कि अगर जिस दिन आप इजराइल को तस्लीम करते हैं तो आपका तो केस कश्मीर में कमज़ोर हो गया ना, ख़त्म हो गया। हाँ। इजराइल वही कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, इक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के बरक्स, जो हिंदुस्तान कर रहा है कश्मीर में इक़वाम मुत्तहिदा करारदाद के बरक्स, और डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज कर रहा है, और दोनों का इत्तेहाद भी है। और आप ये ना भूलें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इंटरनेशनली जो अरब मुल्क नहीं है, जिन्होंने जिसके फौज ने 2 अरब इजरायली जंग में हिस्सा लिया। 1967 में फील्ड मार्शल अयूब खान थे प्रेसिडेंट। जब अरब इजरायली जंग हुई तो हमारा पायलट सैफुल आज़म ने जाके जॉर्डन एयरफोर्स से उनके खिलाफ जंग लड़ी। भुट्टो साहब जब आए, एक वो फौजी थे, भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थे, जब अरब इजरायली जंग 1973 की हुई तो उसमें ग्रुप कैप्टन सत्तार ने सीरियन एयरफोर्स की तरफ से 2 इजरायली जहाज गिराए थे। तो हमारा तो ये ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी पॉलिसी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। लेकिन इस वक्त मुशाहिद साहब, अगर आप मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, जो दहशतगर्दी के वाक़यात अफसोसनाक पेश आ रहे हैं, बतौर चेयरमैन डिफेंस कमेटी आप क्या देख रहे हैं? आपकी मुलाकातें भी हुई हैं, अस्करी क़यादत TTP के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं या फिर ताकत का इस्तेमाल? देखें जी, 2-3 चीज़ें बड़ी बात है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हमारी। और मैं शुरू से नाक़िद था अफ़गान पॉलिसी का। जनरल ज़िया के ज़माने में मैंने कहा था कि ये यू कांट फाइट अ जिहाद विद अमेरिकन डॉलर्स, और उसका रिजल्ट होगा कल्चर ऑफ क्लाशनिकोव्स। ये टर्म मैंने कॉइन की थी एज ए रिटर्न मुस्लिम, और मैं पहला जर्नलिस्ट था जो काबुल गया जिसने इंटरव्यू किया डॉक्टर नजीबुल्लाह से। और मैंने जनरल ज़िया को वार्न भी किया था कि अल्टीमेटली अमेरिका और रूस की सुलह हो जाएगी और हम फारग रह जाएंगे। और जनरल ज़िया ने फिर बाद में हमें जर्नलिस्ट को कहा जनवरी या फरवरी कि मैंने कोयलों की दलाली में मुंह काला कराया पाकिस्तान में, जो ये बात उन्होंने की। तो वो अफ़गान पॉलिसी हमारी फेल हो चुकी है, वी शुड एक्सेप्ट दैट। हमने कोशिश की, कई दफ़ा हम कहते थे हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, 5वां सूबा होगा, हमारे बंदे उधर इंस्टॉल करेंगे। इन चक्करों में हमें मारे, कभी गुड तालिबान, कभी बैड तालिबान। तो एक तो वो है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट इशू है काउंटर टेरर स्ट्रेटजी, जो हमारे अपने अंदरूनी हवाले से है जी। जो दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी। हमारी अभी तक नेक्टा जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, उसको तो हमने मजबूत ही नहीं किया। वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में बनी थी 2008 9 में, आपको याद होगा। लेकिन मुशाहिद साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये सवाल नहीं उठेगा कि TTP
आई कैसे, स्वात तक कैसे पहुंची, खैबर पख्तूनख्वा तक कैसे पहुंची? नहीं, और फिर हमने भगाया उनको। स्वात ऑपरेशन जो हुआ था, 10 लाख लोग बेघर हुए थे। हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, हमारे जवानों ने कुर्बानियां दी, हमारे फौजी अफसरान ने कुर्बानियां दी। यूनिक है। तो जाहिर है कि हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए। तो सर मौजूदा क़यादत क्या चाहती है, मुज़ाकरात या ताकत का इस्तेमाल विद टीटीपी? मेरे ख्याल में अभी ताकत का इस्तेमाल में कुछ लोग, जो पब्लिक ओपिनियन है खैबर पख्तूनख्वा का, वो खुश नहीं है। वो कहते हैं ताकत का इस्तेमाल होता है मिलिट्री ऑपरेशन, तो रगड़ा हमें मिलता है, हम बेघर होते हैं, हमें और फिर वही लोग वापस आ जाते हैं किसी बैकडोर से। तो हमें स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान में हमने देखा है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं, उसमें आप समझते हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है? जी, अफगानिस्तान की, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना जी। वो तो यूएन ने कह दिया है कि 10-15 हज़ार फ्री लांस टेररिस्ट इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। और उसमें टीटीपी भी है, कुछ चीन के खिलाफ हैं, कुछ रूस के खिलाफ हैं, कुछ ईरान के खिलाफ हैं, कुछ उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के खिलाफ हैं। वो ऑपरेट करें, जो पुराने अलकायदा भी थी, वो पुराने थे। बल्कि मज़े की बात है, ये सब उस वक्त मौजूद थे जब अमेरिका की 1.5 लाख फौज भी उधर मौजूद थी। तो ये जो जनरल फैज़ साहब ने जो मुज़ाकरात शुरू किए थे, वो खुद भी गए काबुल, हमने देखा। आप समझते हैं कि उन मुज़ाकरात के नतीजे में भी कुछ खराबियाँ जो हैं वो पैदा हुई? उस मुज़ाकरात में उन्होंने ब्रीफिंग दी थी पार्लियामेंट को 5 जुलाई 2022 जी बिल्कुल। उस ब्रीफिंग में मैं भी शामिल था, बल्कि जिसमें सवालात उठाए थे, 3-4 लोगों ने सवाल किए थे हमसे, जिसमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। एक बिलावल भुट्टो, सेनेटर मुश्ताक, मोहसिन दावर और मैं क्या गारंटर कौन है इस मुज़ाकरात का, आगे कौन करेगा आगे? उनके गारंटर अफगान तालिबान है। अच्छा। और ये ब्रीफिंग हुई थी, उन्होंने ब्रीफ किया था। तो उनका सर प्लान क्या था? उन्होंने कमेटी को बताया था कि क्या करेंगे, कैसे होगा? कि जी उससे अमन आएगा, मेन स्ट्रीम करेंगे, ये है वो, बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था। लेकिन मेरे ख्याल में ये ख्वाहिशात और खुशफहमी की बुनियाद पर था। अच्छा, ख्वाहिशात और खुशफहमी। ठीक है मुशा साहब, इस वक्त अगर हम जिक्र कर रहे थे कि जो यहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें हो रही हैं, फिर अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान गए। आप क्या देख रहे हैं, क्या डिप्लोमेट्स इदारों के सरबराहान से इस तरह मुलाकातें कर सकते हैं? ये होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान एक ओपन सोसाइटी है और डिप्लोमेट्स कोई खुफिया मुलाकात तो नहीं कर रहे ना, पब्लिक मुलाकात हो रही है। पहले तो खुफिया मुलाकातें होती थी और साजिशें होती थी, तो अच्छी बात है। वो पाकिस्तान हुकूमत की इजाज़त से लेके अगर वो गया है किसी पाकिस्तान में, कोई नो गो एरिया तो नहीं है ना किसी के लिए, ना पाकिस्तानी के लिए, कोई फॉरनर के लिए, तो वो ठीक है। हम होमवर्क ठीक करें, अपने आप को मजबूत करें और हम अलाउ ना करें फॉरेन इंटरफेरेंस, बाकी इनसे कोई ख़तरा नहीं। कोई ख़तरा नहीं। लेकिन आपकी मुलाकातें भी होती हैं मुशा साहब डिप्लोमेट्स के साथ, आप बताएंगे कि वो मुलाकातों में पाकिस्तान के हवाले से क्या सवालात उठा रहे हैं, उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इलेक्शन के हवाले से, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के हवाले से? वो उनकी एक मायूसी है हमारे सियासी क़यादत से और कौमी क़यादत से। कहते हैं आप लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। अच्छा। और आप बुहरान हल नहीं करते, बुहरान पैदा करते हैं, और फिर बुहरान हल करने के लिए अब हमारे पास आते हैं। बुहरान आप पैदा करते हैं, चाहे इक़्तिसादी हो या सियासी हो, हल के लिए हमारे पास आते हैं। वाशिंगटन जाएं जी, रियाद जाएं जी, दुबई जाएं जी। तो ये हमारी बहुत बड़ी नालायकी है। हम अपने तकदीर के फैसले, अपने मुस्तकबिल के फैसले पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो खाकी में है या मुफ्ती में है? मुफ्ती में। मुशा साहब एक आखिरी सवाल, हम पूछते हैं कि जी आप उनसे एग्जाइल लें, उनसे ये करें, क्या है? शर्मनाक बात है। इतना बड़ा मुल्क, कायद आज़म ये मुल्क बनाया था किसी NOC के बगैर। बरतानिया उनके खिलाफ था, मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स उनके खिलाफ थे, कांग्रेस खिलाफ थी, उनकी क़यादत थी, किरदार था। कोई एटम बम, कोई फौज, कोई इस्टेब्लिशमेंट, कोई बड़ा पैसा नहीं था कायद आज़म के पास। आप उनसे सबक सीखें। लेकिन सर इस वक्त जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं वो UNGA में गए, वहाँ पर खिताब भी किया, लेकिन ख़बरें ये भी आई कि कोई अहम मुलाकातें नहीं हो सकी और उन्होंने दौरा मुकम्मल कर लिया। आप क्या समझते हैं, कहाँ कहाँ जो कमी पेशियाँ हैं वो रह गई हैं उनके दौरे में? मैं समझता हूँ ये केयर टेकर जितने भी हैं, उसका टाइटल क्या है केयर टेकर का? इससे टेम्पररी असाइनमेंट जी। फोकस पाकिस्तान में रहो, स्टे एट होम, और फोकस करो एक साफ शफाफ इलेक्शन कराने पर, बस। उनको UNGA नहीं जाना चाहिए था, उनका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। बाकी सैर सपाटे होते रहेंगे सारी उम्र वो उसको छोड़ें, इधर फोकस करें। ठीक है, 1 पॉइंट एजेंडा है और लोगों को उम्मीद दें, गिव
लोगों को बहुत नाउम्मीद हो गए हैं, मायूसी हो गई है। गिव होप एंड कॉन्फिडेंस टू पीपल। बाहर आप तकरीर भी कर लें, किसी से हाथ भी मिला लेते, अगर कोई नहीं मिला, बाइडन भी या अर्दोगान भी नहीं, तो वो और बात, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी 24 करोड़ लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ठीक है। इधर के मसले हल करो, और खुद हल करो। ठीक है मुशाहिद साहब, और वो जो अपने हाथ में है वो तो हम करें ना, वो तो करें। ठीक है मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, मुशाहिद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखें कि इन तमाम मामलात पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।